मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आजादी का अमृत महोत्सव, हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास। कार्यक्रम प्रस्तुति रितेश कपूर, सहायक निदेशक समाचार, प्रतिभागी प्रोफेसर ओम प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष परमार पीठ, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला। आजादी का अमृत महोत्सव। श्रोताओं नमस्कार, मैं रितेश कपूर, सहायक निदेशक समाचार, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत इस वर्ष आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर इस वर्ष को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत हम हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास पर वार्ता कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में परमार पीठ के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम प्रकाश शर्मा जी। प्रोफेसर ओम प्रकाश शर्मा जी ने हिमाचल प्रदेश में भाषा विभाग में रहते हुए हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास विषय पर शोध कार्य भी किया है और प्रोफेसर ओम प्रकाश शर्मा जी को हिमाचल सरकार द्वारा हिमाचल गौरव सम्मान, हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी साहित्य सम्मान, परमार साहित्य सम्मान सहित अनेकों सम्मानों से अलंकृत किया गया है। प्रोफेसर ओम प्रकाश शर्मा जी हिमालय और हिमाचल प्रदेश पर 13 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। हाल ही में आपकी हिमाचल लिपिमाला पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। श्रोताओं, पिछली कड़ी में हमने प्रोफेसर ओम प्रकाश शर्मा जी के साथ हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास विषय पर 1857 की महान क्रांति पर चर्चा की थी कि किस प्रकार इस जन आंदोलन में और इस महान क्रांति में हिमाचल प्रदेश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका योगदान था। आज इसी वार्ता को हम बढ़ाते हुए आगे चर्चा करेंगे 1857 के बाद 1920 तक के कालखंड में कि किस प्रकार जन आंदोलन हिमाचल में स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्यों को लेकर इसमें चले और किस तरह वो आगे बढ़े और किन किन स्वतंत्रता सेनानियों का जो हिमाचल प्रदेश के निवासी रहे उनका उसमें योगदान था। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर ओम प्रकाश शर्मा जी। तो आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे। तो जैसे पिछली कड़ी में शर्मा जी हमने चर्चा की थी कि 1857 में कंपनी सरकार के विरोध में ये जन आंदोलन खड़ा हुआ और फिर जैसा हम जानते हैं कि 1 नवंबर 1858 में जो है कंपनी सरकार का जो शासन वो खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार के हम सीधे उनके शासन के अधीन हो गए। तो क्या उस समय के जो जनमानस था उसे ये लगा कि अब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है, क्योंकि हम तो कंपनी सरकार के विरुद्ध जो थे वो अपने आंदोलन को चला रहे थे। तो इस विषय पे आप थोड़ा प्रकाश डालें। नमस्कार, सभी श्रोताओं को अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अभिनंदन सभी श्रोताओं का। हम अभिनंदन करते हैं रितेश कपूर जी का। आज की इस कड़ी में जो हम 1858 से 1920 के कालखंड में जो घटनाएं घटी उससे पूर्व रितेश कपूर जी हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि 1857 की महान क्रांति में 2 घटनाएं उसमें हम करना चाहते थे। वस्तुतः क्या समाज उसके साथ खड़ा था? 3 प्रमाण देना चाहता हूं जी कि अगर आप देखें कि शिमला, धर्मशाला, कुल्लू आदि क्षेत्र में भी हमारे समाज के लोग खड़े थे। अगर आप शिमला में देखें, एक दूध बेचने वाले ने सीधे सीधे कहा कि मैं अंग्रेजों को दूध नहीं दूंगा जी। इतनी बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी घटना। और एक घरेलू नौकरानी ने कहा कि मुझको अंग्रेजों की गुलामी नहीं करनी और उसको नौकरी से निकाल दिया। और एक युवा, जो आपको पता ही है, माल रोड पर तो जा नहीं सकते थे। हाँ, माल रोड पर तो भारतीयों का जाना निषेध, आना जाना नहीं था। तो एक युवा ने सीधे सीधे चैलेंज कर दिया अंग्रेजों को और ललकार दिया। अकेले युवा ने वो भी माल रोड जाकर के। ये घटनाएं छोटी घटनाएं नहीं है।
जी, बहुत बड़ी और घटना है। कसौली में आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं, 45 देशी सैनिकों ने 200 सैनिकों को ललकारा था। कसौली जो छावनी थी जब कंपनी सरकार हाँ, के, कंपनी सरकार, जब 1857 की घटनाएं घट रही थी कसौली में, जी। तो 45 सैनिक थे। यद्यपि 6 सैनिक तो वो थे जिन्होंने पहली कसौली में उस जन आंदोलन को खड़ा किया था, जी। परंतु एक तरफ 45 सैनिक और एक तरफ 200 सैनिक, तो ये छोटी घटनाएं नहीं होती। तो इसी को ही हम इस कड़ी में आगे ले जाएंगे रितेश कपूर जी। अगर आप देखें कि 1 नवंबर 1858 जी, पूरी तरह कंपनी ब्रिटिश सरकार ने भारत को अपने अधीन उनका शासन समाप्त हो गया, और कंपनी का शासन खत्म हो गया, ब्रिटिश सरकार का अधिनियम लागू हो गया भारतवर्ष में। हम आपसे कहना चाहते हैं कि प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है 1858 से 1920 के बीच के। जी, एक, क्या हमारे समाज को पूरी सुविधा अंग्रेजों ने दे दी थी? 2 दोहरी गुलामी में भारत जी रहा था, एक कि ब्रिटिश अंग्रेजों की गुलामी और एक तरफ राजाओं की गुलामी। दोहरी गुलामी में हमारा समाज पिस रहा था, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम आपको हिमाचल के संदर्भ में कुछ घटनाएं इसके विषय में हम बताना चाहते हैं। इस दोहरी गुलामी में समाज कहाँ था? अब आप देखें, बुशहर में डूम आंदोलन होता, डूम आंदोलन कहते हैं, डूम आंदोलन। अगर हम देखें, अठावड़ा बेगार, बेट बेगार, उसके विरोध में अहिंसात्मक आंदोलन खड़ा करना, ये छोटी बात नहीं है। समाज अगर इन बेगार और बेट, जब ब्रिटिशर्स की क्या कहते हैं कॉन्वॉय जाता था, और अगर किसी क्षेत्र में जाना है तो सारे के सारे बेट बेगार में ही उनको सहायता करनी पड़ती थी। राजाओं के आदेश आते थे, राजगानों के आदेश आते थे, उसकी भी बेट बेगार करनी। तो समाज तो पिस रहा था, समाज तो बहुत बुरी स्थिति में था। तो डूम आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन है जिसको हम कह सकते हैं कि समाज का आंदोलन था, और उसने ब्रिटिशर्स और राजाओं के विरोध में अपने महान आंदोलन के रूप में एक दस्तक दे दी थी वो बुशहर रियासत में। वो इसका मतलब ये था, समाज आंदोलन तो हो रहा था। दूसरा, अगर हम देखें ऐसा ही एक उसी कालखंड में 1858 से, जब हम कालखंड को हम या इस वार्ता में एक एक उसका संदर्भ में बता सकते हैं, परंतु दूसरा एक जुब्बल रियासत में भी एक ऐसा ही आंदोलन खड़ा हुआ था। हामल और पुंदर परगना के लोगों ने राजा जुब्बल की दोहरी गुलामी और अंग्रेजों की गुलामी के विरोध में, उन्होंने दोनों के विरोध में ये आंदोलन, वहां पर भी ये हमारे जिसको हम कृषक आंदोलन कहते हैं, वहां के स्थानीय समाज के आंदोलन कहते हैं, जुब्बल रियासत में भी ये जनसंघर्ष खड़ा हुआ था, पुंदर और हामल परगना में। इसकी बहुत डिटेल हमने पुस्तक में लिखी है, उन रेफरेंसेस को भी अगर आप देखेंगे तो बड़ा मजेदार किस्से उसमें हमने दिए हैं कि किस प्रकार से वहाँ के स्थानीय लोग, किसी अगर विशेष आप किस्से की चर्चा करने ऐसा जुब्बल रियासत का, तो मैंने हामल और पुंदर परगना के इस आंदोलन को में। तीसरा एक आंदोलन सुकेत रियासत में खड़ा हुआ था। सुकेत रियासत में भी इसी प्रकार का इस कालखंड में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ था। वहाँ के स्थानीय समाज, वहाँ के कृषक, और वहाँ पर जो सुकेत रियासत के राजा थे और उसके जो मंत्रीगण थे और वहाँ के जितने भी सिपह सलार थे, वो बहुत ज्यादती करते थे समाज के साथ। तो कृषकों ने उसके विरोध में भी, समाज ने भी उसके विरोध में भी एक जन आंदोलन खड़ा किया था, जिसको हम कहते हैं सुकेत रियासत का जन आंदोलन। ये भी बहुत बड़ी घटना है। वो अगर हम चाहें तो इसके ऊपर पूरी चर्चा भी हो सकती है, परंतु हम संकेत में, चर्चा में छोटा सा संकेतात्मक कर रहे हैं। बाघल का कनैत आंदोलन भी बहुत महत्वपूर्ण है इस कालखंड में, क्योंकि 1858 से 1920 की घटना हम कह रहे हैं। अब आप देखिए कि राणा किशन सिंह के विरुद्ध ज्यालक गांव के कनैतों का यो आंदोलन था। अगर कनैत राजा के विरोध में, किशन सिंह के विरोध में, ज्यालक गांव में, ये बहुत बड़ी ज्यादतियों के विरोध में अगर खड़े होकर के बहुत बड़ी विरोध कर रहे हैं, तो वो स्वतंत्रता की ज्वाला उनके मन मस्तिष्क में थी। रितेश कपूर जी, ये छोटी घटनाएं नहीं, बहुत बड़ी घटना। तो हम कहना चाहते हैं कि कनैतों का आंदोलन भी इस कालखंड का बहुत बड़ा आंदोलन है। यही नहीं, ये ऐसा वर्ग जिसकी कभी अपेक्षा नहीं हो सकती कि वो राजा के विरुद्ध आंदोलन खड़े, वो तो वहां पर तो बेट बेगार है। जी हाँ। तो कनैत का मतलब है बेठू बेगार।
उन्होंने विरोध में खड़े हो गए। तो ये बड़ी बात है। अब हम अगली चर्चा करना चाहते हैं, नालागढ़ में भी इस प्रकार का एक जन आंदोलन खड़ा हुआ था। नालागढ़ रियासत में भी एक जन आंदोलन खड़ा हुआ था। कृषक खड़े हो गए कि हम जो हम भूमि में उगाते हैं और हमारी बेट बेगार और निरंतर हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमें तो अगर कोई लाट साहब दौरे पर है तो हमें बेगार देनी पड़ती है, हम उनके साथ जाना पड़ता है। और अगर अंग्रेजों के और सिपह सलार जा रहे, उनकी भी देख रेख करनी पड़ती है। तो इनको बहुत पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करिए। मनोभूमि क्या होगी हमारे कृषकों की, हमारे समाज की क्या दोहरी गुलामी में ये जी रहे थे। और इसके बाद सिरमौर का भूमि बंदोबस्त आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। रितेश कपूर जी, मैं आपसे सिरमौर का भूमि बंदोबस्त, वहाँ भूमि बंदोबस्त कहा तो यह जाता है ना कि भूमि बंदोबस्त चल रहा है कि समाज के लिए होगा, परंतु उसमें लोगों से जमीनें जो है छीनी, उनके जमीनों के जिस आधार पर वो भूमि का बंदोबस्त चल रहा था, तो वहां के लोगों ने सोचा कि हमारी भूमि तो राजा या अंग्रेज अपने अधीन कर लेंगे। तो उन्होंने उसके लिए एक वहां आंदोलन खड़ा कर दिया। उसमें आपसे मैं कहना चाहता हूँ, उछबू और प्रीतम सिंह आंदोलन के नेता थे। अच्छा, मैंने जब ये पुस्तक लिखी थी, तो जब हम सिरमौर का भूमि बंदोबस्त का जो आंदोलन जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने खड़ा किया, स्थापित नेतृत्व दो लोग बड़े महत्वपूर्ण, उछबू और प्रीतम सिंह। इसके अतिरिक्त वहाँ के स्थानीय जो गांव के लोग थे, वो उनके नेतृत्व में खड़े हो गए। तो ये छोटी बात नहीं, छोटी घटना नहीं है, ये मैंने संकेतात्मक आपको बताया। इसके अतिरिक्त सुकेत का बगावत 1876 में होती है। सुकेत में भी ऐसी जो वहाँ के राजा थे, उनके जो क्या कहते हैं मंत्री थे, वो बहुत जातियां करते थे। बेट बेगार के विरोध में अठावड़ा बेगार उठाओ भाई, इस तरह की घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो उन्होंने भी उसके विरोध में सुकेत में भी एक 1876 में जन आंदोलन खड़ा हुआ था। जैसे मैंने बुशहर में दूम आंदोलन की बात की, एक ऐसा ही आंदोलन बिलासपुर का जुगा आंदोलन है। जुगा का मतलब क्या होता था कि भाई जो हमारे जून 1884 में कोट, लुलाहान, गेहड़वी, नाड़ा, पंडतेहड़ा आदि के जो रावलू, घेथल, नाथू नामक ब्राह्मण वो जुग में चले जाते थे। अगर उन्होंने विरोध करना है ना राजा का, राजतंत्र का विरोध करना है, तो क्या करते थे, वो एक झुग्गा बना देंगे, मतलब एक घास फूस की झोपड़ी बना देंगे और उसमें चले जाएंगे। और साथ में क्या ले जाते थे, एक गाय और एक बिल्ली, क्योंकि पाप है। तो जैसे ही राजा के सिपाही आएंगे तो वो उसमें जो है ना, अगर उनके साथ वो क्या कहते हैं जाति करेंगे तो उसमें आग है और बिल्ली है। हाँ, और जैसे आग लगा लेते थे, तो पहला तो ये था कि भाई वो पाप के डर से वो हिंसक नहीं होंगे, राजा के जो सैनिक होंगे, परंतु वो इतने निर्दयी थे कि उन्होंने सीधे जाकर के उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो क्या हुआ, उन्होंने जो है ना उसमें जुगों में आग लगा दी। तो कौन कौन जले थे, देखिए, रावलू, घेथल, नाथू नामक ब्राह्मण जुगों में भस्म हो गए थे और बिल्ली और गाय भी भस्म हो गई थी। ये जुगा आंदोलन ने पूरे हमारे समाज को जागृत करने में बड़ा भारी योगदान दिया। उनको आम समाज में ये लगा कि क्यों मर गए ये लोग, क्यों उन्होंने अपने आप को आग लगा दी। तब लगा कि हाँ, ये दोहरी गुलामी के विरोध में खड़े हुआ और ये जन चेतना जो है, जन चेतना धीरे धीरे समाज की ओर जा रही थी। ये जन चेतना का युग था, ये जन चेतना का कालखंड है। अब हम अगली बात करना चाहते, चंबा का किसान आंदोलन 1895 में होता है। वहां पर भी ऐसी स्थितियां थी। दोहरी गुलामी के लिए हमारे इस तरह का एक जन आंदोलन क्या कहते हैं चंबा में हुआ था। एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं रितेश जी, कुठाड़ किसान आंदोलन। कुठाड़, हाँ, कुठाड़ में जो यहाँ छोटी सी रियासत थी जो 18-12 ठकुराइयां थी, तो जो कुठाड़ ठकुराई है वहां पर देविया, मोती, मौलू, भगत, वजीरू, उन्होंने उस आंदोलन को खड़ा किया था कुठाड़ में। तो राजा जो हमारे ठाकुर थे उनके विरोध में ये खड़े हो गए।
तो इसका अर्थ हुआ समाज में भी ये चेतना धीरे धीरे जा रही थी। अब अगला हम देखें कि इस आधार पर ये जो कृषक आंदोलन हम कहे, समाज के आंदोलन हम इसको कहे, इसने समूचे हिमाचल की रियासतों में और अंग्रेजों को भी सचेत कर दिया था कि ये समाज अब खड़ा हो रहा है, ये अंग्रेजों के विरोध में भी खड़ा है। अंग्रेजों को तो हम मानते ही नहीं थे। हमारा समाज को जब पता चला कि ये हमारी अनावश्यक हस्तक्षेप हमारी जीवन पद्धति पर कर रहे हैं, तो समाज धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। परंतु एक तरफ राजाओं के दोहरी गुलामी भी थी, तो उसके विरोध में भी कृषक आंदोलन जब खड़े हुए तो जन जन तक ये चेतना जाती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण जो मैंने पहले प्रश्न का जवाब रितेश जी दिया। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन लोग हो गए। यद्यपि मैंने कुछ नाम लिए, इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि पूरे समूचे भारतवर्ष में भी, पूरे भारतवर्ष में जन चेतना चल रही थी। पूरे भारतवर्ष के जो गांधी के नेतृत्व में या पूरे भारतवर्ष के जो बड़े नेता थे उनके नेतृत्व में समूचा भारत खड़ा हो रहा था स्वाधीनता आंदोलन में। तो क्या हिमाचल में भी ऐसे जन आंदोलन के बाद कुछ लोग खड़े हो रहे थे? ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण आप के माध्यम से हम अपने जो हमारे श्रोता है उनको देना चाहते हैं। हाँ, ये हम कहना चाहते हैं कि ये एक इस कालखंड में जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे लक्ष्मण दास आर्य, ऊना के, दुर्गाबाई आर्य, ये ऊना के थे। ये सीधे राष्ट्र के नेताओं के साथ जोड़ करके वहां पर ओएल आश्रम है ऊना में, तो वो आश्रम के माध्यम से और वहां के स्थानीय जनों के माध्यम से ये सीधे दिल्ली के या पूरे समूचे भारतवर्ष के जो नेता स्वाधीनता आंदोलन खड़ा कर रहे थे उनके साथ वो जुड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त मंडी रियासत में भी जन आंदोलन खड़े हुए थे जिसकी मैंने जिक्र किया। तो उसमें शोभाराम, रानी खैरागढ़ी, कांशीराम मल्होत्रा, डॉक्टर मथुरा सिंह, हरदेव राम, भाई हिरदाराम, बाबा कांशीराम, उषा शारदार, जिसको हम राम रखी कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हमारी जो ऊर्जा देने वाली महान स्वाधीनता सेनानी थी। सिद्धू खराड़ा, यशपाल, चौधरी शेरजंग, पंडित राजेंद्र दत्त, डॉक्टर सतपाल तथा सैफुद्दीन किचलू जो धर्मशाला जेल में बंद हुए थे। जैसे ये मतलब धर्मशाला जेल में बंद हुए तो ये सारे हमारे हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानी आंदोलित हो जाते हैं और उनके साथ वो खड़े हो जाते कि जिनका मैंने जिक्र किया। ये स्वतंत्रता सेनानी ऐसे है जिन्होंने 1858 से 1920 के कालखंड में हिमाचल का नेतृत्व किया था। ये बड़ी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी है। अब उस समय एक तरफ राष्ट्र आंदोलित हो रहा है और एक तरफ राजाओं की जातियां हैं, एक तरफ अंग्रेजों की जातियां, क्योंकि शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, यहीं से समूचा भारतवर्ष क्या कहते हैं शासित हो रहा था। इसलिए जितने भी शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, ये हमारे बहुत बड़े क्षेत्र थे जिनके माध्यम से ये अंग्रेज अपना शासन तंत्र कड़ा कर रहे थे। और एक जो डोडरा क्वार किसान आंदोलन हुआ था, इसका जिक्र भी मैं आपसे करना चाहता हूँ। डोडरा क्वार किसान आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। राजा शमशेर सिंह की निष्क्रियता को देखकर टीका रघुनाथ रियासत का मैनेजर बना दिया गया। चीनी तहसील के पवारी परिवार के रण बहादुर सिंह ने रियासती ज्यादतियों से मुक्ति दिलाने के लिए डोडरा क्वार को बुशहर रियासत से मुक्त कर दिया था। ये बहुत बड़ी घटना है। उसने डोडरा क्वार को ये कह दिया कि ये राजा के तंत्र में नहीं रहेगा और यहाँ पर ना राजाओं का राज चलेगा और ना ही अंग्रेजों का राज चलेगा। वो पहला डोडरा क्वार है जिसने अपने आप को रण बहादुर के नेतृत्व में स्वतंत्र कर दिया था। अच्छा, ये छोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है और ये बहुत ही ज्यादा एक रिमोट एरिया में घटना हुई। हिमाचल का डोडरा क्वार जैसा दुर्गम क्षेत्र में उन्होंने ये आह्वान कर दिया कि हम ना अंग्रेजों के भी क्या कहते अधीन है और न ही हम राजाओं के अधीन है, हम तो स्वतंत्र है। तो रण बहादुर ने जो इस डोडरा क्वार का जो कि कृषक, उसने वहां के किसानों को इकट्ठा किया और ये कहा हम नहीं अंग्रेजों का क्या कहते हैं जाति सहेंगे, हम उनसे स्वतंत्र हैं। और पहला डोडरा क्वार स्वतंत्र कर दिया गया रण बहादुर के नेतृत्व में वहां के
कृषकों ने, ये 1858 से 1920 के कालखंड की बहुत बड़ी घटना है। तो हम आज इस कड़ी में जो चर्चा करना चाहते थे, यही चर्चा करना चाहते थे 1858 से 1920 ये कृषक आंदोलन कैसे खड़े हुए, जन आंदोलन कैसे बन रहे थे, राष्ट्र के नेता कैसे हिमाचल में आकर के इन जन आंदोलनों को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, और साथ में समाज का तबका जो कृषकों के रूप में था, ये कृषकों का रूप और स्वरूप हमारे जन के रूप में कैसे खड़ा होता है, ये बड़ी घटना है 1858 से 1920 के कालखंड में घटी, जिसका जिक्र हमने आज श्रोताओं के सम्मुख रखा। और जो हमारा ये अमृत महोत्सव है, इसकी कड़ी प्रिय श्रोताओं तभी सफल हो सकती है यदि आप इन कालखंडों के महान स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन चरित्रों को पढ़ेंगे और इन घटनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। और यही नहीं, इस कालखंड में कौन कौन से स्थल महत्वपूर्ण थे, इनको भी अगर आप देखेंगे तब हम समझेंगे ये महान स्वाधीनता एक दिन में नहीं आई, इसके लिए हमारे इन स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत बलिदान दिए हैं। यही हमारा आज का चर्चा का विषय था। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ओम प्रकाश शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हिमाचल के स्वतंत्रता आंदोलन का जो इतिहास है, जो यहाँ के सेनानियों का जो उसमें योगदान है, उस विषय पर आपने बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी हमारे श्रोताओं को उपलब्ध कराई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारी चर्चा आपके साथ जारी रहेगी और अमृत महोत्सव के इस कड़ी में हम आगे आपसे चर्चा करेंगे 1920 से लेकर 1932 तक के कालखंड की जो प्रमुख घटनाएं जो जन आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ी हैं और हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों का जो उसमें योगदान है, उसी को समर्पित अगली कड़ी में हम ये चर्चा करेंगे। आपका धन्यवाद। नमस्कार।